अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था दैट वन वाज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, और ये हमने किसके लिए पढ़ा था। देखिए, आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन थी इक्वल टू एक्स, उसके ये जो भी था, तो यहाँ से जो सोल्यूशन निकलता है वो हमारे पास बाई पी कहलाता है, जो यहाँ से निकलता है वो बाई सी निकलता है, और पूरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो इक्वल क्या होगा, बाई सी प्लस बाई पी। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो हो जाए तो बाई पी तो नहीं निकलेगा, और ज़ीरो किस केस में होता है, होमोजीनियस के केस में होता है। यानी कि इसकी कि अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन लिखें तो इस तरह की बनती है। होमोजीनियस में बाई पी नहीं होता, तो जब हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, पूरी इक्वेशन का निकालते हैं, तो बाई सी प्लस बाई पी होता है, तो बाई पी तो ज़ीरो हो जाता है। तो बाई पी जब ज़ीरो हो जाता है तो बाई इक्वल टू बाई सी जो होता है वही हमारा क्या होता है, सोल्यूशन। तो ये हमने सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ा था। एक एग्जांपल में अभी थर्ड ऑर्डर की करवाने लगा, और इसमें क्वेश्चन कंडीशंस वाले भी आ सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो कंडीशन वाले भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट वन इज बाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू टेनेट ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, या हम इसको रॉस्कियन मेथड, तो हम रॉस्कियन मेथड भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं एक दो चीज़ें और भी बताऊंगा, तो वो भी देख लीजिए। सोल्यूशन, सबसे पहले तो हमने इसका निकालना है बाई सी। ठीक है, यानी कि हमने पहले क्या निकालना है, बाई सी निकालना। ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ कि पहले बाई सी निकलेगा लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव वाली फॉर्म से, और बाई पी निकलेगा जिसमें वाई या उसके डेरिवेटिव नहीं आ रही, जहाँ से बाई पी निकले। तो पहले बाई सी निकाल, बाई सी निकालने के लिए मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए। तो जब मैं ये काम अपनी मर्जी से करता हूँ तो इसको होमोजीनियस बन जाएगी, मगर ये एक्चुअल होमोजीनियस नहीं है, यानी कि ये मैं खुद बना रहा हूँ। एक्चुअल तो ये नॉन होमोजीनियस है। तो जब आप अपनी मर्जी से बनाते हैं तो वो एसोसिएटेड कहलाता है। तो हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। एसोसिएटेड का मतलब कि हम खुद बना गए, गिवन नहीं। तो ये क्या आ गई, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो। और होमोजीनियस हमें क्या चीज़ मिलती है, वाई सी मिलता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, एम क्यू प्लस एम इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे अब ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होगा, ट्रिवियल एसोसिएटेड से नहीं बनता, ट्रिवियल सिंपल होमोजीनियस, यानी कि अगर क्वेश्चन में जीरो दिया हो फिर ट्रिवियल बनेगा। क्वेश्चन में तो नॉन होमोजीनियस है, हम तो होमोजीनियस अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं वाई सी निकालने के लिए, तो यहाँ पे ट्रिवियल नहीं बनेगा। यहाँ पे आपने सिर्फ यही केस लिया, क्योंकि देखिए ना, अगर फर्स्ट के आप क्या देते हो कि वाई इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन है, तो ये तो फिर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे। तो जीरो इक्वल टू क्या आएगा, tan x। यहाँ पे तो वाई नहीं है, तो जीरो इक्वल टू जीरो तो नहीं बना, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पे जीरो होता होमोजीनियस तो फिर सेटिस्फाई कर जाता। तो यहाँ पे अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, एम क्यू प्लस एन इक्वल टू जीरो। ये वही ठीक है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एम कॉमन ले लें तो एम उसके प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो जो एम की वैल्यूज निकलेंगी वो निकलेंगी जीरो और प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, करके देख लीजिए। और बाई सी जो बनेगा वो बनेगा सी वन ई की पावर जीरो एक्स प्लस सी टू कॉज ऑफ एक्स प्लस सी थ्री साइन ऑफ एक्स। ई की पावर जीरो एक्स होता है वो वन हो जाता है। तो बाई सी जो मेरा बना वो बना सी वन प्लस सी टू कॉज ऑफ एक्स प्लस सी थ्री साइन। ये मेरा बाई सी बना। ये वाला जो बाई सी था लेफ्ट साइड से जो बनाना था वो हमने बना। अब क्या बनाना है, बाई पी बनाना है। और वो कहाँ से बनेगा, राइट हैंड साइड के लिए सोल्यूशन है। और उसके लिए टेक्निक क्या थी, अब पहले लिखेंगे हम फॉर बाई पी। ठीक है, बाई पी के लिए हमने क्या कहा था कि जो बाई सी होता है उसमें सी वन सी टू की सी थ्री की जगह क्या लगा दें, यू वन यू टू यू थ्री लगा दें। तो हम बाई पी के लिए लेट कर लेंगे कि बाई पी जो है सी वन सी टू सी थ्री की जगह यू वन कर दें। तो यू वन हो गया प्लस यू टू हो गया, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, साइन ऑफ। और असल में ये चीज़ इस तरह होती है, यू वन वाई वन असल में ये इस तरह होता है। तो यू टू वाई टू प्लस यू थ्री वाई थ्री, असल ये चीज़। तो चूँकि वाई वन यहाँ पे क्या वन है, यू टू वाई टू आपका क्या कॉज ऑफ एक्स, वाई थ्री आपका क्या है साइन। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो अब
सबसे पहले क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना, क्योंकि अब हमें ये u1 u2 u3 की वैल्यूज निकालनी है। और u1 किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ w1 ओवर w, u2 किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ w2 बाई टू w, इस तरीके से। तो w निकालते हैं। w कैसे बनता है, y1 y2 y3, दूसरी लाइन में इसके डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, तीसरी लाइन में डबल डेरिवेटिव, यानी कि जितने ये सोल्यूशन होंगे उतने ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट बनना चाहिए। कितने थे, 3 थे, तो 3/3, 4 होंगे तो 4/4, और डेरिवेटिव हर लाइन में हमने क्या करना है, बढ़ाते चले। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये बन जाता है 1, क्योंकि इसको कंपैरिजन करें तो y1 की जगह 1 आ जाएगा, इस यहाँ पे cos ऑफ x, यहाँ पे sin। अब इसका डेरिवेटिव नीचे ये 0 माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव cos x, फिर डेरिवेटिव 0 माइनस cos ऑफ x, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस साइन। ठीक है, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो -1 +1। तो ये w की वैल्यू 1 निकली। इसको ओपन कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। सेकेंड, अब क्या निकालना है, w1। और w1 कैसे बनता है, और ये भी याद रखिए कि w0 नहीं आना चाहिए। w1 क्या बनेगा, ये जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम की जगह हमने क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स रखना है। एफ ऑफ एक्स आपका ये जिसका आप सोल्यूशन निकाल, ये एफ ऑफ एक्स, ये सबसे लास्ट पे पुट करके ऊपर सारे 0 बना दिया। ये 3/3 है, तो लास्ट वाले में एफ ऑफ एक्स रख के ऊपर 0 बना। ठीक है, तो बाकी क्या बनेगा, y2, बाकी चीज़ें उसी तरह, y2 डैश, y2 डबल डैश, y3 डैश, y3 डबल डैश। ओपन करते हैं, 0 0, यहाँ पे tan ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये आपका जो राइट साइड पे फंक्शन पड़ा था, ये आपके पास cos x था, ये माइनस साइन एक्स, ये यहाँ से निकालना है, ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस cos ऑफ एक्स, y3 आपका साइन एक्स था, ये cos ऑफ एक्स हो गया, ये माइनस साइन। ठीक है, और जब आप इसको ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट निकालना आता ही आपको, तो ये आपके पास tan ऑफ एक्स है। ठीक है, W2 निकाल, मैंने यहाँ से निकाला कि ये थर्ड पे है तो tan x, और बाकी फिर ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो उसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया, तो cos उसके गए प्लस साइन उसके गए, इसमें 1 हो जाता है, तो tan x आ गया। W2 मैंने कोई जादू नहीं किया, मतलब वही चीज़ें मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम की जगह पे 0 0 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और आपके बाकी उसी तरह। और इसको y1 की जगह क्या था, 1 0 0 था, 0 0 tan x आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस cos ऑफ एक्स, और यहाँ पे सॉरी प्लस cos ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस है। इसको जब ओपन करते हैं, अब देखें ना, जब कॉलम वाइज ओपन करेंगे तो 1 आएगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे, तो 1 रख के इन दोनों को ओपन करना है। ये 0 माइनस, ये माइनस साइन एक्स, आप लोग ओपन करके देखिए। W3 जो होगा, अब क्या होगा, y1 वाला कॉलम आएगा, यहाँ पे y2 डैश, y2 डबल डैश, यहाँ पे 0 0 एफ ऑफ एक्स, तो वो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ये बन जाएगा आपके पास 1 0 0 1 0 0, सेकेंड कॉलम में y2 है, तो y2 आपका क्या था, cos x, ये आएगा cos ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस cos ऑफ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 0 tan ऑफ, ये डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos ऑफ एक्स, ये बनता है। ओपन करके देख लीजिएगा ये सारा। तो ये जब आपके पास आ गया, तो अब हम निकालेंगे u1 जो कि इक्वल होता है w1 ओवर w के, u2 किसके इक्वल होगा, w2 बाई w के, u3 इक्वल होगा w3 बाई w। तो वैल्यूज पुट करते हैं, w1 की वैल्यू जो आप लोगों ने निकाली थी, w1 ये क्या निकला, tan x, और w क्या निकला था, 1, तो ये आ जाएगा tan x ओवर 1 dx, tan x ओवर 1, तो ये आ जाएगा tan ऑफ x, और ये इसका tan x साइन ओवर cos होता है, cos का डेरिवेटिव, तो ये आएगा माइनस log ऑफ cos। ये u1 निकला। u2 किसके इक्वल होता है, w2 बाई w के, w2 आपका क्या निकला था, माइनस साइन एक्स,
तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, डब्ल्यू की वैल्यू 1 है तो माइनस साइन एक्स, उसका आंसर क्या आएगा कॉज ऑफ एक्स। ये आपका u2 भी निकल गया, u2 क्या निकला कॉज ऑफ एक्स निकला है। अब u3 निकालते हैं, w3 बाई w, तो w3 की वैल्यू क्या है अभी निकाली थी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा कॉज ऑफ एक्स, w तो 1 है तो वो मान भी लिखे तो कोई नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस बाई ले लेते हैं, तो उसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स, लिखा जा सकता है ना। तो ये आ जाएगा माइनस, पहले कॉज इसके साथ अलग करते हैं, ठीक, इसके साथ अलग करें तो कॉज एक्स आ जाएगा, ये इसके साथ अलग हो तो 1 ओवर कॉज एक्स, ये इसके साथ अलग हो तो कॉज ऑफ एक्स, ये सीकेंड एक्स बनता है। और सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ऑफ एक्स। ये u3 की वैल्यू निकल आई। सो वाई पी किसके इक्वल बना, वाई पी ये था ना आपका, ये था u1 1 u2 कॉज ऑफ एक्स u3 साइन ऑफ एक्स। चाहे इसमें पुट करना चाहिए इसमें, क्योंकि y1 1 है, y2 कॉज ऑफ एक्स है, y3 साइन ऑफ एक्स है, तो चाहे इसमें पुट करें इसमें पुट करें एक ही बात है। u1 आपका क्या निकला माइनस लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स, यहाँ पे पुट करना है। u1 की वैल्यू अभी निकली है माइनस लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स, साथ क्या है 1, तो ये एज इट इज है, प्लस क्या है u2 कॉज ऑफ एक्स, u2 आपका क्या है कॉज ऑफ एक्स है और आगे भी कॉज ऑफ एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स। और लास्ट क्या था u3 साइन ऑफ एक्स, u3 आपका ये निकला हुआ, उसके साथ साइन एक्स मल्टीप्लाइड होगा तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये आ गया, और प्लस साइन स्क्वायर, ये आपका क्या निकला है वाई पी निकला। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई, वाई सी किसके इक्वल है c1 प्लस c2 कॉज ऑफ एक्स प्लस c3 साइन ऑफ एक्स, ये आपका वाई सी निकला है, प्लस वाई पी ये वाली साइड टर्म आती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई, जिसको हम क्या करते हैं जनरल। तो नॉन होमोजीनियस में वाई सी भी निकालना है, वाई पी भी निकालना है, और ये जो टेक्निक्स अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाई पी के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहली टेक्निक हमने पढ़ी है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और है कि रॉन्स्कियन क्या चीज़ होती है, रॉन्स्कियन आया कहाँ से है, तो हम उसके अंदर डिटर्मिनेंट में y1 y2 y3 और इसका क्यों करते हैं, तो वो ज़रा एक चीज़ आप देख लेते हैं कि वो चीज़ कैसे। अब देखें कि जब आपके पास लीनियर अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, लीनियर अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आप देखें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप लोगों ने सॉल्व किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने क्या किया सॉल्व किया। अच्छा, एक चीज़ उसमें आती थी लीनियर इंडिपेंडेंट और एक आती थी लीनियर डिपेंडेंट। मैं रॉन्स्कियन का बता रहा हूँ कि रॉन्स्कियन कहाँ से बना है, रॉन्स्कियन की वैल्यू हमने पढ़ी है ना y1 y2 y3 और नीचे उनके डेरिवेटिव्स, तो ये डेरिवेटिव्स बता रहा हूँ कि ये क्यों आए, ठीक है, y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, तो w की वैल्यू हमने ये वाली क्यों ली उसके रीज़न बता। एक हमने पढ़ा था लीनियर इंडिपेंडेंट, एक होता है लीनियर डिपेंडेंट, और इन दोनों से पहले होता है लीनियर कम्बिनेशन। तीनों दोनों से पहले क्या होता है लीनियर कम्बिनेशन। अच्छा, अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कम्बिनेशन ये होता है, पढ़ा तो आप लोगों ने होगा डिटेल में, मैं थोड़ा सा रफली आइए। लीनियर कम्बिनेशन फर्स्ट करें तो आपको कहता है कि ये 3 नंबर्स है, आपके पास 3 नंबर है, आप इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं। तो लीनियर कम्बिनेशन के लिए ये हम करते हैं कि ये जो नंबर्स आते हैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट के साथ, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें दूसरे कांस्टेंट के साथ, तीसरे को मल्टीप्लाई कर दें तीसरे कांस्टेंट के साथ, और इन तीनों को क्या कर दें ऐड कर दें। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का बनाया ना, तो ये लीनियर कम्बिनेशन कहलाता है नंबर्स। अगर मैं वेक्टर्स ले लेता हूँ, ए वेक्टर ले लेता हूँ, बी वेक्टर ले लेता हूँ, सी वेक्टर, और मैं आपको कहता हूँ कि इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाए,
तो पहले वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तीसरे को तीसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और आपस में क्या कर दें, ऐड कर। कोई जीरो नहीं लगाना, इक्वल के बाद कोई चीज़ नहीं है, सिंपल कम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड दी कम्बिनेशन। प्लस कर देना है, इक्वल टू जीरो या इक्वल टू नॉन जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कहलाता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर फर्स्ट कहें आपके पास तीन फंक्शन है, f1x है एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन है f2x, तीसरा फंक्शन है f3x, इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। और ये कॉन्स्टेंट हुई नहीं कि k1 k2 k3 में, c1 c2 c3 भी ले सकते हैं कॉन्स्टेंट ही। तो मैं एक ले लेता हूँ c1 f1 ऑफ x, पहले को पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को तीसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, अब हम जब पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने देखा कि सेकंड ऑर्डर अगर हो तो हमारे पास इसका का सोल्यूशन आता है। सेकंड ऑर्डर हो तो यहाँ पे कभी cos x आ जाता है, sin x, कभी e की पावर 2x, e की पावर 3x। सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करते हैं तो y c हमारा इसका का बनता है, ऐसे ही बनता है ना y c। और अगर हम तीन वाला लें तो वो इसका का बनता है, अभी हमने किया था। तीन वाला होगा तो उसमें तीन कांस्टेंट आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं y c जो होता है ये भी लीनियर कम्बिनेशन। y1 कहलाता है पहला सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए अगर मेरे पास इक्वेशन है y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व करते हैं, m उसके माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यूज निकल आती हैं -2 3, तो y c जो बनता है वो c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 3x बनता है। तो y c जब आप ये लिखते हैं तो c1 के साथ जो चीज़ होती है हम उसको y1 कहते हैं, और c2 के साथ जो चीज़ है उसको हम क्या कह देते हैं, y2 कहते हैं। और y1 आपको याद है, आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्लैगट और रिकॉटी पढ़ी थी, तो उसके अंदर रिकॉटी के अंदर हमें y1 दिया जाता था, यानी कि एक सोल्यूशन हमें दिया जाता था और उसको हमने y1 से लिखा था। तो सोल्यूशन तो वो होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमने जो yc लिखते हैं तो उसमें c1 के साथ वाली चीज़ को हम y1 भी पढ़ते हैं और c2 के साथ वाले को y2 पढ़ते हैं। तो ये y1 और y2 इसलिए पढ़ते हैं कि ये दोनों इसके सोल्यूशन है। इसको y1 हमने ऐसे नहीं कहा कि बस y1 है, y1 का तो मतलब है कि इसका पहला सोल्यूशन, y2 का मतलब है इसका दूसरा सोल्यूशन, और सोल्यूशन वो होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब हमने इसको y1 और y2 का नाम दे दिया तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब चेक कर लें, यानी कि y1 अगर आपने कहा है कि e की पावर -2x y1 है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करके देख लें, इसका डेरिवेटिव ले लें, डबल डेरिवेटिव ले लें। सिंगल डेरिवेटिव क्या आता है, -2 की पावर -2x आता है, डबल डेरिवेटिव क्या आता है, 4 की पावर -2x आता है। ये तीनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, तो क्या बनती है 4 की पावर -2x, यहाँ पे क्या आएगा y डैश है, तो y डैश आपका माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। और -6y, y आप ये y1 असल में y1 तो नोटेशन है ना, तो ये सोल्यूशन है, +6 e की पावर -2x। आप देख लें 0 = 0 आता है, कैंसिल हो जाता है, ये माइनस है, ठीक है। तो 6 - 6 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमने जो y1 था ये ऐसे नहीं कहा, तो वजह है y1 इसलिए कहा कि ये इसका सोल्यूशन बनता है, सेटिस्फाई करता है, कर लिया हमने। चलिए ये इसको y2 का है तो ये भी सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन का मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप चेक कर लें ये भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है उसको हम c1 y1 प्लस c2 y2 लिख सकते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो ये लीनियर कम्बिनेशन किस किस का, y1 का और y2। y1 y2 क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा, जब हमने इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये लीनियर कम्बिनेशन बन गया नंबर्स का। वेक्टर्स का बनाया तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, फंक्शंस का बनाया तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। ये किसका बना, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस। y1 y2 क्या इसके सोल्यूशन है, ये बने, ये y1 है ये y2 है, ये दोनों इसके सोल्यूशन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो yc किसके इक्वल लिखते हैं, c1 y1 प्लस c2 y2, और जब थर्ड ऑर्डर होता है तो c3 y3 भी लिखते हैं, ठीक है। तो y3 भी सोल्यूशन होता है। तो अगर हम इसको छोड़ दें तो ये क्या चीज़ है, लीनियर कम्बिनेशन है। किस किस का, y1 और y2 का। लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, इसको c1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको c2 से, और इसको ऐड करते हैं। तो जो हम yc लिखते हैं वो असल में क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है।
वाई सी जो लिखते हैं वो असल में लीनियर कम्बिनेशन है किसका, y1 और y2 का। अच्छा, अब ये जो लीनियर कम्बिनेशन है उसको हमने नाम क्या दिया है, वाई सी का। तो वाई सी क्या है, सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा भी इसको सेटिस्फाई करेगा बराबर। तो ये हमारे पास जो मैंने बात बतानी थी, हमने ये बताई कि जो वाई सी होता है जो कि C1 y1 प्लस C2 y2 होता है, ये भी लीनियर कम्बिनेशन होता है किसका, सोल्यूशन। दिस इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन। ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम अगली जो चीज़ है वो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब हमने इसमें क्या लगाए, कॉन्स्टेंट्स लगाए, अपनी मर्जी से लगा दिया कॉन्स्टेंट। तो इनकी भी तो कॉन्स्टेंट्स की भी तो वैल्यूज होंगी ना कोई। हमें तो नहीं पता कि क्या वैल्यूज है, इनफाइनाइट होंगी, रियल नंबर्स में से कोई भी हो सकती है, कम्प्लेक्स में से भी कोई हो सकती है, हमें इनकी वैल्यूज का पता ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं, जो हमने कांस्टेंट अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि देखिए y1 y2 का तो हमें पता है, y1 e की पावर -2x है, y2 e की पावर 3x है, इनका तो हमें पता है। हमने तो कांस्टेंट लगाए अपनी मर्जी से। इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालने के लिए फिर हम कोई काम करते हैं, उसके लिए फिर हमें इक्वल या इनइक्वल चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने ये लिया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनका तो हमें पता है। अब हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, k1 k2 k3 की निकालना चाहते हैं। अब देखिए फर्स्ट के लिए मैं लिख देता हूँ k1 ए प्लस k2 बी प्लस k3 सी, ये लीनियर कम्बिनेशन है। अब हम वैल्यूज निकालना चाहते हैं k1 k2 k3 की। तो अगर k1 k2 k3 निकल आए तो हम निकालने के लिए हमें इक्वल चाहिए, और जब हम इक्वल पुट करते हैं तो हमें राइट साइड भी चाहिए। तो राइट साइड भी जब कुछ भी ना हो तो हम अपनी मर्जी से वक्ती तौर पर सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, जीरो। अब ये लीनियर कम्बिनेशन नहीं है, लीनियर कम्बिनेशन में इक्वल टू नहीं आता कुछ भी। इक्वल टू जीरो हम अपनी मर्जी से करते हैं ताकि हम k1 k2 k3 की वैल्यूज निकाल सकें। अब हमने लीनियर कम्बिनेशन लिया वेक्टर्स का, ए बी सी वेक्टर्स का आपको पता है। आपको किसका नहीं पता, वो जो कॉन्स्टेंट्स लगाए k1 k2 k3 का आपको नहीं पता, इनकी वैल्यूज निकाल। तो हमने इनको इक्वल टू जीरो कर लिया, ठीक है। अब अगर आपको मैं ग्रामर रूल की तरफ लेके जाऊँ, ग्रामर रूल में आपके पास ये चीज़ इस तरह बन गई है ना, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू जीरो। अगर ये चीज़ हो तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज तो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक इक्वेशन है और 3 अननोन्स है, एक इक्वेशन और 3 अननोन्स है। अगर मैं ये वाला कम्बिनेशन लेता हूँ नंबर्स का कम्बिनेशन लेता हूँ, तो 1 to 3 का तो आपको पता है। अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको, k1 k2 k3 की वैल्यू चाहिए, वो हमने निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन को क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। अब मसला ये है कि जब हमने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो इसमें तो 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 कॉन्स्टेंट्स की तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम तो एक इक्वेशन से एक ही अननोन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो क्रामर रूल या बाकी चीज़ें किस लिए बनती थी, देखें अगर आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है तो नहीं निकाल सकते, फिर हमें एक और इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो सिस्टम बनना चाहिए, जितने इक्वेशन हैं उतने ही अननोन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने अननोन्स है, 3 है, तो हमें 3 इक्वेशनें चाहिए। यही रॉस्किन ने डिस्कस किया था कि अब हमने लीनियर कम्बिनेशन में कांस्टेंट लगाए अपनी मर्जी से, तो हमें इनकी वैल्यूज भी तो चाहिए। इनकी वैल्यूज निकालने के लिए जितने कांस्टेंट लगाए उतने इक्वेशन चाहिए। अब वो इक्वेशंस कहाँ से बनेंगी वो हमें नहीं पता, तो ये उसने काम किया था, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे दो केस आते हैं। एक तो ये होता है कि सारे के सारे केस की वैल्यूज क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे कांस्टेंट्स है ना, हमें तो नहीं पता कि क्या वैल्यूज आएंगी। ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट की सारी वैल्यूज क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जीरो ना आए, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि जीरो ना आए, ये भी हो सकता है कि जीरो आ जाए। और अगर जीरो आ जाती है, अगर ये जीरो आ जाते हैं फिर भी एक और केस डिस्कस होगा, जीरो नहीं आते तो फिर भी एक केस डिस्कस होगा, वो मैं आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, यहाँ से समझ लीजिए। अच्छा, अब हमने क्या बनाया, अब हम तो पढ़ रहे हैं सोल्यूशन ये वाला, इसके मुताबिक बता, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ली है तो उसमें ये आता है। अब मैं लीनियर कम्बिनेशन को यानी कि वाई सी को अगर मैं जीरो ले लेता हूँ तो C1y1 प्लस C2 y2, ये वाली ये ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल ये वाला, कि हमारे पास ये लीनियर कम्बिनेशन बना, जो हमारे पास था वाई सी, वो हमारा लीनियर कम्बिनेशन बना, इसको हमने क्या कर दिया, इक्वल टू जीरो। तो लीनियर कम्बिनेशन C1 C2 हमारे अननोन है, ये वाले फंक्शन तो हमें पता है, ये वाले फंक्शन तो हमें पता है,
हम तो कांस्टेंट जो आपने अपनी तरफ से लगाए हैं उनकी वैल्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें पता होती है, y1 y2 हमें पता है। हम आगे अननोन कौन सी है, C1 C2 है। अच्छा, अब वही वाली बात जो यहाँ पे थी, यहाँ पे जब हमने नंबर्स का लीनियर कम्बिनेशन रखा तो 1 2 3 का तो पता था, जो आपने लीनियर कम्बिनेशन में कॉन्स्टेंट लगाए उनकी वैल्यूज निकाली। तो यहाँ पे हमने लीनियर कम्बिनेशन के लिए कौन से कॉन्स्टेंट लगाए हैं, C1 C2। y1 y2 का आपको पता है, हमने इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब ये एक इक्वेशन है और अननोन हमारे पास 2 है। अब हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज, ये वाली चीज़ डिस्कस करेगा। अब हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकालनी है, वो 0 भी आ सकते हैं, वो नहीं भी आ सकती है, हमें नहीं पता कि क्या निकलेंगे। मगर अभी हमें एक और मसला भी है कि जितनी इक्वेशन, जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतनी इक्वेशंस भी चाहिए। ग्रामर रूल वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, अननोन कितने थे, एक्स वाई थे, तो हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए थी। अगर मैं अननोन का नाम दे देता हूँ C1 C2 का, तो हमें दूसरी इक्वेशन भी C1 C2 में चाहिए ताकि हम ग्रामर रूल या किसी भी मेथड से C1 C2 की वैल्यूज निकाल सकें। अब यहाँ पे C1 C2 आपने निकालना है, y1 y2 पता है, मगर इक्वेशन अब एक बन गई है। देखें ना, ये इस तरह की चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है। C1 C2 निकालना है तो कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते, भले ही आपको ये दोनों पता है। एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो नहीं निकाल सकते। हमें एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी, हमें एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। उसके लिए रॉस्किन ने ये किया था, रॉस्किन ने कहा था कि भाई आपने जब C1 C2 निकालना है, यहाँ पे इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू 0 पुट करें और इसका डेरिवेटिव ले लें। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि ये चीज़ें चूंकि आपको पता है तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, -2C1 e की पावर -2x। इसका लेंगे तो +3C2 e की पावर 3x इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये दो इक्वेशनें बन गई। अननोन कितने हैं, C1 C2, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ये वाली चीज़ बन गई ना, जैसे ये बन गया 2C1 + 3C2 इक्वल टू 0 आ गया, C1 - C2 इक्वल टू 5 आ गया, या 0 ही ले लें बेशक। अब क्या दो इक्वेशन है, क्या इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। C1 यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करके C1 खत्म कर दें, C2 निकाल लें, C2 को खत्म करके उससे कर लें, या डिटरमिनेंट मेथड लगा दें, ग्रामर रूल लगा दें। ग्रामर रूल में एक्स वाई आता था ना, ए क्या बनता था इसके लिए, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या बन गए 2 3 1 और -1, और एक्स क्या बनता था आपका, एक्स और वाई बनता था। अब क्या बनेगा, C1 और C2 बनेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या बनेगी, AX = 0। फिर हम ग्रामर मेथड भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही था कि रॉन्स्की ने ये कहा था कि अगर आपके पास ये चीज़ है तो उसका डेरिवेटिव ले लें, आपको दो टर्में बन जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखें तो वही ग्रामर रूल की मदद से अगर मैं देखूँ तो कोफिशिएंट C1 C2 का कोफिशिएंट क्या है, e की पावर -2x, e की पावर 3x, और यहाँ पे नीचे वाले में क्या है, -2 e की पावर -2x, ये क्या 3 e की पावर 3x, ये a बन गया। और जो x बनता था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बनता है, C1 C2 बनता है, और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाती है, AX = 0 बन जाती है। सेम वही पैटर्न पे चला गया सिस्टम ग्रामर रूल को, तो ये हमारे पास बन गया। तो ये तो हमें पता है, हमें तो उसका मसला ही नहीं, हम तो C1 C2 निकाल गए, ठीक है। अब जब यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे भी एक कहानी चलती है, वो मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे भी एक कहानी चल पड़ी बादल। तो इसने ये कहा था कि जब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, अगली इक्वेशन बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं उतनी इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ा, डेरिवेटिव ले, ठीक है, डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये हमारे पास जनरल है, तो उसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या बनता है, C1 का तो डेरिवेटिव 0 होएगा ना, वो नहीं लेना, y1 y2 वो पता है हमें, तो ये बन जाएगा y1 डैश + C2 y2 डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट y1 y2 y1 डैश और y2 डैश a, ये a बन गया जो ग्रामर रूल में मैंने समझाया था, और x आपका क्या बन गया, C1 और C2 बन। तो ये सिस्टम किस में चला गया, AX = 0। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि रॉस्किन में तो हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं, ये आपका W बन गया ना, तो उसमें तो हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं, यहाँ पे आप मैट्रिक्स लगा रहे हैं। तो वो कहानी यहाँ से चलती है, जब आप किसी सिस्टम को AX = 0 कर लेते हैं, पहले तो B आता था ना ग्रामर में, ग्रामर में राइट साइड पे तो नंबर्स आते थे, हम आगे तो यहाँ पे नंबर्स नहीं, हमने तो =0 रखा है, तो यहाँ पे तो 0 है। और जब भी दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन 0 होती है तो या तो A 0 होता है या क्या होता है, X 0 होता है। x - 2 x - 3 अगर 0 के इक्वल है तो या तो ये चीज़ 0 होगी या ये चीज़ 0 होगी, ठीक है। और मैट्रिक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता क्योंकि ये नंबर है ना, तो लेफ्ट साइड के नंबर बनाने के लिए हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट भी एक नंबर देता है, तो नंबर इक्वल टू नंबर हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर a 0 है
तो x जीरो नहीं होगा, और अगर x जीरो है तो a जीरो नहीं होगा। ये हम लिखते नहीं, जैसे ये है ना x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है, तो हम तो अपनी आसानी के लिए ये लिख देते हैं ना कि या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो ये दूसरी चीज़ भी साथ होती है, वो हम नहीं लिखते, मगर होती है कि अगर ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो है तो ये वाली चीज़ जीरो नहीं होगी। ये होती है मगर हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि हमें अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मगर ये चीज़ मौजूद होती है। तो यहाँ पे देखें, या ए जीरो होगा या एक्स जीरो होगा। ए तो मैट्रिक्स है, राइट साइड पे नंबर है, तो मैट्रिक्स तो लिख नहीं सकते, हम इसको डिटर्मिनेंट बना देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा या क्या होगा, एक्स जीरो होगा। ठीक है, अब एक्स क्या चीज़ है, C1 C2 है। अब सवाल ये है कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं आपने उसको डिटर्मिनेंट लिखा। असल में C1 C2 नंबर्स ही है, ये क्या नंबर्स ही है, तो यहाँ पे नंबर्स ही है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि अगर ए जीरो होगा तो एक्स जीरो नहीं होगा, और अगर एक्स जीरो है तो ए जीरो नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट आ गया। ए क्या था, वो ये था, यहाँ पे ए क्या है, वो ये है। तो यहाँ पे दो केस बन जाते हैं, यहाँ ए जीरो है तो एक्स जीरो नहीं होगा, या ए अगर जीरो नहीं है तो एक्स जीरो होगा। तो ये ए डिटर्मिनेंट है। अब ए डिटर्मिनेंट है तो पहला केस, केस वन, कि ए डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या बन गया, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, यही है ना, तो डिटर्मिनेंट। और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। केस वन में क्या है, जीरो के इक्वल है, और केस टू में ये किसके इक्वल है, ये वाली सारी चीज जीरो के इक्वल नहीं। ठीक है, एक दफ़ा ये जीरो के इक्वल है, एक दफ़ा ये जीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं ये भी पता है कि हम बस पढ़ते ही जा रहे हैं, हमने निकालना है C1 C2, यानी कि वो हमने x निकालना है। तो जब हम ये दो केस बनाते हैं तो इसमें x निकल गया, x क्या निकला, जीरो निकल आया, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो तो x क्या होता है, जीरो होता है। और x हमारे पास क्या है, C1 C2, तो इसका मतलब है कि x जीरो है तो C1 C2 दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। इस केस में जीरो नहीं है, यानी कि यहाँ पे C1 C2 जो है वो जीरो नहीं है। तो दो केस ये बने कि C1 C2 जीरो भी आ सकते हैं, C1 C2 जीरो नहीं भी आ सकते। अगर नहीं आ सकते तो फिर C1 C2 की क्या वैल्यूज है, उसके लिए फिर हम इसकी हेल्प लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट को जीरो रखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जब हमने दो केस बनाए तो ए डिटर्मिनेंट को जब हमने जीरो रखा, ये वाला केस, तो इसमें C1 C2 जीरो नहीं है। और जब हमने केस टू पढ़ा जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो नहीं है, तो इसमें C1 C2 क्या जीरो है। तो ये दो केस बनते हैं। ठीक है, ये दो केस बनते हैं, एक में x जीरो बनता है तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं बनता। ठीक है, और एक में अगर x जीरो नहीं बनते तो डिटर्मिनेंट जीरो बनता है। ये डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है, ये तो दूसरी चीज समझाई थी, डिटर्मिनेंट जीरो है तो x जीरो नहीं है, यानी कि C1 C2 इसमें जीरो नहीं है। तो यही दो केस में थोड़ा सा और क्लियर करके लिखता हूँ कि अब हमारी कहानी यहाँ पे आ गई है कि ए एक्स इक्वल टू जब हमने जीरो किया तो केस वन जो बना, केस वन ये बन गया कि ए डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए और एक्स जीरो ना हो। एक्स का मतलब C1 C2, ठीक है, यानी कि C1 और C2 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। केस टू क्या बना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ना आए और एक्स जीरो हो जाए। एक्स जीरो का मतलब है कि C1 C2 क्या हो जाए, जीरो आए। अब अगर तो अब डिटर्मिनेंट आपको पता ही है, ये डिटर्मिनेंट क्या निकला है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। अभी मैंने सारी चीज़ें बताई, इसी को w कहते हैं। जो ए डिटर्मिनेंट है इसी का नाम क्या है, w। तो इसी केस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि w जो है वो जीरो हो जाए, ये वाला है ना, ए मॉड किसकी इक्वल है, w रॉस्कियन है ना। रॉस्कियन ने बस यही किया था कि अगली इक्वेशन डेरिवेटिव से बना दी थी। तो w जीरो है तो C1 और C2 जीरो नहीं, अगर W जीरो है तो C1 C2 जीरो नहीं। और दूसरा केस क्या बना कि अगर W जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो C1 और C2 दोनों क्या जीरो। ठीक है, तो हम तो कहानी C1 लीनियर कॉम्बिनेशन से स्टार्ट की थी, तो हमारी कहानी C1 C2 के ऊपर। अच्छा, अब अगर C1 C2 जीरो हो, सारे कॉन्स्टेंट जीरो आ जाए। देखें, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था ना, C1 Y1 प्लस C2 Y2 लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था। उसके अंदर हमने C1 C2 अपनी तरफ से डाले थे, तो इनकी वैल्यूज निकालनी थी। इनकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है, इनकी वैल्यू जीरो नहीं भी आ सकती। अगर इनकी वैल्यू जीरो आ जाए, अगर C1
C2 की वैल्यू 0 आ जाए तो ये जो y1 y2 ये लीनियर कम्बिनेशन था सोल्यूशन का। तो अगर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू 0 आ जाए तो y1 और y2 जो है वो कहलाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, क्योंकि ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशन कहलाते हैं। अगर इस तरीके से फंक्शन हो C1 एफ ऑफ एक्स प्लस, चलो वेक्टर्स में बता देता हूँ, C1 ए वेक्टर प्लस C2 बी वेक्टर, ये आपका लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, अगर ये लीनियर कम्बिनेशन है और अगर C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। जिसका भी लीनियर कम्बिनेशन होता है वो चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। ये वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है, C1 C2 0 आ जाते हैं तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। ये लीनियर कम्बिनेशन है सोल्यूशन का, C1 C2 अगर 0 आ जाते हैं तो y1 y2 क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कहलाएंगे। तो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन उस वक्त होते हैं जब C1 C2 क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो यानी कि ये वाला केस, इसके अंदर y1 y2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इस केस के अंदर क्या है, C1 C2 अगर 0 नहीं आते तो फिर ये y1 और y2 क्या कहलाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। दो केस शुरू में बताए थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये वाली चीज़ लीनियर कम्बिनेशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जब जो आपने कम्बिनेशन में कॉन्स्टेंट्स लगाए वो सारे क्या हो जाए, 0। डिपेंडेंट वो होते हैं जब वो सारे 0 ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स तो 0 आ गए तो इसका मतलब वो जो ए बी वेक्टर्स थे वो क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। हम चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ गए उसके अंदर सोल्यूशन y1 y2 आ गए, तो सब C1 C2 0 आ जाते हैं तो y1 y2 क्या आते हैं, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। और अगर C1 C2 0 नहीं आते तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन। तो जो केस 1 बनता है वो लीनियरली डिपेंडेंट का केस बनता है, केस 2 जो बनता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट का बनता है। तो यहाँ से अब देखें, डिपेंडेंट उस वक्त बनता है जब C1 C2 0 नहीं है और यहाँ पे W 0 और यहाँ पे W 0 नहीं है। तो एक रिजल्ट और भी निकलता है, एक रिजल्ट और भी निकलता है कि अगर W 0 आ जाए, W ये वाली चीज़ है। ठीक है, देखिए W अगर 0 आ जाता है, ये वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दो केस बनाए थे कि A 0 आ सकता है, A 0 नहीं आ सकता। अगर C1 C2 0 के इक्वल ना हो तो W जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ये वाला चीज़। C1 C2 अगर 0 के इक्वल है तो W 0 नहीं निकलता। और क्या चीज़ बनती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि C1 C2 क्या निकलते हैं, 0, और जब 0 निकलते हैं तो W 0 के इक्वल नहीं है। तो एक चीज़ ये निकलती है कि अगर W के 0 के इक्वल नहीं है, ये वाला केस बन गया ना, W 0 के इक्वल नहीं है तो C1 C2 क्या निकलेंगे, 0 निकल आएंगे, सोल्यूशन क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट। तो एक रिजल्ट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर W की वैल्यू 0 नहीं आती तो y1 y2 या सोल्यूशन जो होंगे, या सोल्यूशंस क्या होंगे, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ से बना लो, C1 C2 0 होते हैं तो क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट। तो अगर ये 0 है तो W 0 नहीं है, तो अगर W 0 नहीं आता तो सोल्यूशंस क्या कहलाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। और दूसरा केस क्या था कि अगर W 0 आ जाए तो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट। तो दूसरा केस ये है कि अगर W 0 आ जाता है तो सोल्यूशंस आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये दो हमने केस यहाँ से। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि चेक करें कि y1 e की पावर 2x, y2 इक्वल टू e की पावर 3x, और ये चेक करें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसको चेक करने के लिए हम ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि हम W निकाल लेंगे। और इसका W को तो अब आपको पता लग गया ना कि किसके इक्वल है, y1 y2 y1 डैश और y2 डैश। W निकाल लेंगे, अगर वो 0 आ जाता है तो सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। अगर 0 नहीं आता तो ये इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे चेक कर लें, ये y1 आ गया, ये y2 आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, निकाल के देख लें, ये बन जाता है 3 e की पावर 5x माइनस 2 e की पावर 5x, ये बन जाता है e की पावर 5। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं निकला, और W जब 0 के इक्वल ना हो तो सोल्यूशन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब कि ये जो दो सोल्यूशन दिए हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर W 0 आ जाता तो ये क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये थी कहानी आपके सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और गॉसियन। गॉसियन बना कहा, गॉसियन ने बस ये कहा था कि लीनियर कम्बिनेशन जब हम करते हैं तो लीनियर कम्बिनेशन में हमें C1 y1 प्लस C2 y2 इक्वल टू 0 बनाते हैं। तो हमें चूंकि दो कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो गॉसियन ने ये किया था कि उसी के अंदर जो चीज़ें पता थी उसी का डेरिवेटिव लिखा। ठीक है, अगर 3 होंगे तो 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेगा, क्योंकि फिर आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, और डिटर्मिनेंट हमेशा क्या निकलता है,
डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये हमारे पास कहानी थी गॉस के लिए। ठीक है बेटा, तो दिस इज दी